क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। उसका दूसरा सत्र आज हम हमारे साथ देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे 370 को लेकर कि आखिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हुआ वो किस तरह का बदलाव था, कितना फायदा आम जनता को उसका मिला है। तो मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी जुड़ेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मोस्ट वेलकम सुनील जी। उनके साथ ही गौरव कपूर जी हैं, सीनियर वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। गौरव जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, दया सागर जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज जहां पर भी आप बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से 370 को लेकर बात होगी, क्योंकि ज्यादा तौर पर हर एक पार्टी इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन आम जनता को इसके बारे में समझना जरूरी है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव कितना हुआ और किस तरह का हुआ। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करेंगे। यहाँ पर तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सुनील जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सवाल उठता है कि 5 अगस्त 2019 के संविधान के बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर के जो परिप्रेक्ष्य हैं उसमें क्या बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, ये समझने के लिए कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, पहले ये समझना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको बदलने की जरूरत थी। अगर आप आर्टिकल 370 और 35 की बात करें जिसपे हमारा फोकस है आज, तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया, आर्टिकल 35 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया और फिर उनसे कितने नुकसान हुए, इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो एज टेम्पररी प्रोविजन ऐड किया जाता है। 370 ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से जो है वो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको अप्रूव न करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे मैं एग्जांपल देके अगर कहूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक बड़ा मुद्दा था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए प्रमोशन के मैटर्स में, लेकिन बाद में अमेंडमेंट होती है, आर्टिकल 16(4)A ऐड किया जाता है और कहते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो सकती है, और उसके बाद पूरे कंट्री में रिजर्वेशन प्रमोशन हो गई। लेकिन क्योंकि वो आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर खुद अप्लाई नहीं कर सकता था, उसको आपने स्टेट की असेंबली से अप्लाई करवाना था और स्टेट की असेंबली ने उसको अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के जो शेड्यूल कास्ट हैं वो सफर करते रहे। तो एक ऐसा प्रावधान बना देना जिसमें आपने कहा कि सेंटर के कानून जो है वो जम्मू के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब यह है कि आप देश की पार्लियामेंट जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी बैठते थे, अगर देश की पार्लियामेंट कोई कानून बना दे पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो वो पूरे हिंदुस्तान पे तो वो कानून अप्लाई करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पे तब तक अप्लाई नहीं करेगा जब तक यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास ना करे। दूसरी बात कि ये टेम्पररी प्रोविजन था। आर्टिकल 370(3) में लिखा हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 370 टेम्पररी इन नेचर है, जिसको वापस लिया जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऑन द कंकरेंस फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका एक थोड़ा सा पर्पस था, पीरियड छोटे पीरियड के लिए था, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में नहीं बनी थी। और ये कहा गया क्योंकि ओरिजिनली अगर आप, ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेशन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट जो है वो कंसीड किए गए हैं, उसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दया सागर जी मेरे साथ बैठे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक परफॉर्मा था। वो जितनी प्रिंसली स्टेट थी उन सभी प्रिंसली स्टेट ने उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, लेकिन बाद में हर किसी ने अप्रूव कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक होगा जो सारी की सारी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करेगा।
अब बताइए 370(3) में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कहने के बाद हम इसको खत्म करेंगे 370 को, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जम्मू कश्मीर में तो वो 370 के बारे में फैसला ही नहीं करते। वो ये भी नहीं कहते कि 370 को खत्म करो और ये भी नहीं कहते कि 370 को आगे चलना है। तो लिहाजा एक जानबूझ के बाय वे ऑफ फ्रॉड 370 को कंटिन्यू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी अगर हम बात करें 35A की, तो 35A तो कभी पार्लियामेंट ने पास भी नहीं किया। 35A एक ऐसा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कभी नहीं की गई। तो इनके चलते हुए नुकसान, अब अगर समझे कि क्या नुकसान हो गया, एक तो नुकसान ये है कि जो बेनिफिशियल लॉज थे सेंटर के, वो स्टेट के ऊपर खुद अप्लाई नहीं करते थे, और कितने ज्यादा बेनिफिशियल लॉज थे जिनको आपने अप्लाई होने ही नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि 35A के आने के बाद जो हालात बनाए गए यहां पे, और जो जिस 35A ने जिन प्रावधान को सीमेंटिंग की, उसमें डिस्क्रिमिनेशन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। वाल्मीकि समाज जम्मू में आता है, उनके बच्चे जम्मू में पढ़ते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो PhD भी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान था, कानून ये था कि आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ स्वीपर बन सकते हो, चेंज नहीं हो सकता था। इस तरह से महिलाओं की भी बात करें तो ये सारी की सारी चीजें 5 अगस्त 2019 के बाद बदली हैं। एक जवाब गौरव जी, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए मैं हेलो जी, देखिए मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर आप एक्चुअली ग्राउंड की बात करें, 370 हटने के बाद और 35A जो इनको सेक्शन जो ये हटाई गई, उसके बाद रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए क्या काम हुआ, उसके ऊपर आज तक भाजपा कभी बात नहीं करती है और ना ये जवाब देते हैं। ये एक अलग चेहरा पेश करते हैं इस चीज़ को जवाब देने के लिए, अपने आप को एक जस्टिफाई करने के लिए कि जो धाराएं जो हटाई गई हैं, ये जब तक थी तब तक जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं हर एंगल से हिंदुस्तान के साथ एक अलग था। ये तो मुझे ये लगता है कि जितने भी इन्होंने कहा, जितने भी इन्होंने बातें कही, मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि रियासत में जो एक स्पेशल स्टेटस था जो हम लोगों को दिया गया महाराजा जी की तरफ से, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल शेख साहब ने अदा किया, उसके साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया, और जब हिंदुस्तान के साथ ये अकार्ड जम्मू कश्मीर का हुआ एक स्पेशल स्टेटस के तहत हुआ। आज इन्होंने जो भी इन्होंने किया, जो इन्होंने सेक्शंस ये जो 370 हटाया, हम इसको एक डेमोक्रेटिक वे नहीं मानते कि इसको एक डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने हटाया। स्टेट असेंबली होती, अगर ये उसके थ्रू हटाते, फिर कहीं ना कहीं और जो सिटीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके, जो सिलेक्टेड MLAs होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट के लोगों के, अगर आप उनको लेके उनकी सहमति से अगर इस तरीके का फैसला कोई करते तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता जम्मू कश्मीर की आवाम को। सागर जी 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। सुनील जी इस पर जवाब कि अगर संवैधानिक तरीके से होता, लोगों से बातचीत होती। देखिए, ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। भाई साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ 300, क्या इनको बदलाव नहीं दिखता कि वाल्मीकि समाज आज इज्जत से रह रहा है, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को लैंडस्केप राइट मिल गए, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिला, यहाँ के पहाड़ी समुदाय को जो है रिजर्वेशन मिली, यहाँ के ST समुदाय को जो है वो रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, यहाँ का यूथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, वो इन्वेस्टमेंट जो रुकी हुई थी, क्या ये बदलाव नहीं है जम्मू कश्मीर में? दूसरी बात कि 370 के ऊपर इनका कहना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs की कंसेंट के बाद होना चाहिए। तो 370 एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपकी सांसें 370(3) में बसती हैं। 370 कहता है उसमें कांग्रेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कांग्रेस चाहिए, वो आर्टिकल में ही लिखा था। और ये बात जो करते हैं, यही बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरोप की थी कि ये जिस तरीके से निकाला गया वो तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक तरीके से निकाला है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानोगे? आप यू डोंट बिलीव इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो? ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, मुझे समझ नहीं आती। जवाब दीजिए। ये बात करते हैं 370 को जो इन्होंने हटाया वो एक्सेप्टेबल किया जम्मू कश्मीर की आवाम ने। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए
तो जो युगल जी जहां से इलेक्शन लड़े 3.5-4 लाख वोट जम्मू की अगर मैं बात करूं तो वो कम हो गया। तो वो क्यों कम हुआ? अगर इनके फैसले भाजपा के जितने हुए, अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को पसंद थे, इनके तो वोट और प्लस होने चाहिए थे। अभी पिक्चर क्लियर होगी। दया सागर जी, जिस तरह से बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुद्दे को उठाया गया और वहां से बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक भी आया, लेकिन ऑपोजिशन लगातार हावी हो रही थी। देखिए ऐसा है। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आर्टिकल 370 माइक को पास रखिए। 35A, इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में जब चर्चा करनी हो तो एक नॉर्मल आर्टिकल की तरह नहीं की जा सकती है। जैसे सुनील सेठी जी ने कहा, माइक को थोड़ा सा हेलो, पास रखिए। ठीक है, हाँ, आप ठीक है। सुनील सेठी जी ने कहा कि आर्टिकल 35A का कॉन्स्टिट्यूशन में डालना ही टेक्निकली गलत। अगर हम उसको ये मान लें कि ठीक था, यही मान लें कि ठीक था वो, तो आर्टिकल 35 जो था, जो जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट रेजिडेंट था, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कोई ऐसे प्रोविजन क्रिएट करता था कि यहाँ की असेंबली या यहाँ की राज्य सरकार कोई आदेश, कोई एक्ट ऐसा बना सकती थी कि उनको कोई जो बेनिफिट्स दिए जाएं, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा तो वो वायलेट नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके तहत इतनी पावर थी यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट रेजिडेंट है उसको कुछ भी दिया जा सकता है। ये उसके पक्ष की चीज़ थी, ये अधिकार देने की चीज़ थी। दूसरी एक चीज़ हमें इसके साथ ये लेनी पड़ेगी कि अक्सर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ड्यूअल सिटीजनशिप थी जम्मू कश्मीर के बीच में, जबकि कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं थी। अगर परमानेंट रेजिडेंट की अगर हम डेफिनेशन को देखें, वहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि भारत का वो नागरिक, उसके लिए इंडियन सिटीजन होना आवश्यक था। वो नागरिक जो इन कंडीशंस को पूरा करता हो वो परमानेंट रेजिडेंट होगा। तो इसी तरह से बहुत सी भ्रांतियां थी जम्मू कश्मीर के बारे में, 35A के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के संविधान के बारे में, 370 के बारे में, जैसे कि ये स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। कुछ लोग ये कहते थे कि ये एक ब्रिज है जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में। नहीं, जिस तरह से सुनील जी भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत थी, मैं वही कह रहा हूं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये भ्रांतियां थी सभी कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को देता है। ये यहाँ का जो विधान है वो
अलग है भारत से, ये भी कहा जाता था। अभी सेठी जी ने बड़ा अच्छा यहाँ कोटेशन दे दिया होगा सुप्रीम कोर्ट का जो 370 पे आया है जी। उसमें चीफ जस्टिस जब जजमेंट को पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसमें ये भी कहा कि JNK हैड नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का और जो प्रियम्बल है JNK के संविधान का, दोनों को पढ़िए। तो दैट मीन JNK हैड नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, JNK का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। तो कुछ ऐसी भ्रांतियां थी जो यहाँ पे पैदा की गई इंटरनली, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सूट करती होंगी वो हुकूमत करने के लिए, तो उनकी वजह से एक आवश्यकता पैदा हो गई कि इनको जो है हटाया जाए यहाँ से। यहाँ तक कि जैसे हम बात कर रहे थे वाल्मीकि समाज की, गोरखा समाज की, उनको तो छोड़ दीजिए आप, जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट था उस पर भी ज्यादती हो रही थी। यहाँ पे जो वुमेन थी यहाँ पे, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे कि अपनी इच्छा से जम्मू कश्मीर के बाहर वो शादी नहीं कर सकती थी, और करती थी उसके बच्चों को, पति को अधिकार नहीं मिलते थे। ठीक है, जो यहाँ का शेड्यूल्ड ट्राइब था, हमारी असेंबली में उसके लिए रिजर्वेशन नहीं थी, यहाँ पे बाकी स्टेटों में थी। ये काम तो कर सकते थे ना दीपक कपूर जी, ये कर सकते थे सारे काम, लेकिन नहीं करते थे। ठीक, ये दिखाने के लिए कि हम स्पेशल हैं, हम भारत से दूर हैं, डिस्टेंस, उसको नेगेटिव्स में यूज किया जा रहा था। दीपक जी जवाब दीजिएगा इस पर। वो कह रहे हैं कि भेदभाव लगातार लोगों के साथ। नहीं, भेदभाव नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिम्स थे। जिस किस्म की यहाँ पर राजनीति चल रही थी, मैक्सिमम से कश्मीर घाटी के नेताओं का ज्यादा इसमें हाथ था। तो वो क्योंकि कुछ ऐसे वो मिथ्याएं उन्होंने पैदा की हुई थी, मिस लोगों में डाली हुई थी कि वो ये समझे कि हम स्पेशल हैं, हम दूर हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही थी, तो ये डैमेज कर रहे थे, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे थे। यहाँ पे जो आप कह सकती हैं कि एक पॉल्यूशन सी यहाँ पैदा हो गई थी, आइडियोलॉजिकल पॉल्यूशन हो गई थी यहाँ। ठीक है, जिसका सेपरेटिस्ट भी फायदा ले रहे थे। दीपक जी जवाब दीजिए। तो एक चीज जो इन्होंने कही अभी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही से कर सकती थी, तो जो प्रोसीजर फॉलो अडॉप्ट किया गया है इसे करने के लिए, टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आफ्टर जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं बाद में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को ही यूज करके होती है। तो हमारे संविधान में जो भी प्रोविजन है अमेंडमेंट करने के लिए आगे, वो एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही कर रही होती है विद इन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो किया गया है वो उसे ठीक किया गया सब कुछ। ठीक है दीपक जी, वो कह रहे हैं कि जो भी किया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया। दीपक जी, गौरव जी सॉरी। देखिए मैम, आर्टिकल 370 जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जब भाग बना इसका, उस वक्त जो आर्टिकल 370 था उसको लेके अगर अभी तक हम इसको कंपेयर करें तो इनमें काफ़ी सारा जो उसमें जो थी कमियां आ चुकी थी। ये वो आर्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं था, काफ़ी चीज़ें उसमें अब डिल्यूट हो चुकी थी। देखिए अब इसमें एक दो मेन बातें थी जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर 370 को लेके अगर कुछ भी करना चाहती थी सेंटर की सरकार, उनका तो चलो मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो हम 370 को हटाएंगे। उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, और उन्होंने 370 मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो मोदी जी ने और इनकी पूरी टीम ने, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं छोड़ी जहां पे इन्होंने 370 का जो राग जो है वो नहीं अलापा, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज था ये 370। सच में इनको कोई लगाव की अगर आप बात करें 370 की, इनको इससे, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस पार्टी का कद है वो एक हिसाब से ना के बराबर था, तो उनको पूरा हिंदुस्तान देखना था और अपनी राजनीति खेलनी थी। लेकिन अगर कुछ मैं ये समझता हूँ, एक युवा नेता होने के नाते हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर आप इसमें कुछ करना चाहते थे, इसमें कुछ अमेंडमेंट अगर होता तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता और विद द कंसर्न ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसके भी जो मंशा, अगर मैं आपको बताऊं जो इनकी मंशा थी, उसमें बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं था। अगर स्टेटस की बात करें तो हमारी हिमाचल है, उस पर स्पेशल स्टेटस है, उत्तराखंड है, स्पेशल स्टेटस है। तो इस स्पेशल स्टेटस से इनसे क्यों तकलीफ हुई?
कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि यहाँ पे अपना ग्राउंड बनाने के लिए हम कुछ ऐसा काम करें कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनको एक्सेप्ट करे, लेकिन ये उल्टा हुआ। और अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो वोटिंग हुई है वो 10 से 12% होती थी और आज यहाँ 60 हुई है, 70%। मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वोटिंग हुई है ये कोई भाजपा के फेवर में नहीं हुई है। ये एक आक्रोश था, एक गुस्सा था जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर कि आपने एक तो 370 ऊपर से आपने स्टेट को आपका जवाब तो मैं सेठी जी से लूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल। वोटिंग हुआ करती थी 2%, वॉकआउट हुआ करता था, बाइकआउट हुआ करता था, बंद की कॉल होती थी, आतंकी गतिविधियां होती थी। इस बार कुछ ऐसा दिखा? देखिए, जहां तक आप बात करते हैं कि इस वक्त अभी वोटिंग कहां पर हुई है ये 8 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन ऐसी कोई घटना अभी देखने को मिली? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अभी जम्मू कश्मीर अगर आप सोचते हैं कि आपने यहाँ प्यार का वातावरण बना दिया और यहाँ के लोग आपने इतना प्यार दुलार दिया जिस वजह से चुप है, आपने इस वक्त जो भी किया आपने एक डंडे का जोर रखा है। ये मैं आपको क्लियर कहता हूं, जिस दिन आप यहाँ एक डंडे का जोर हटाएंगे आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने कितना आप लोगों को एक्सेप्ट किया है। इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर मैं इनकी बात को मान भी लूं और मुझे डंडे का जोर भी अगर इस्तेमाल करना है अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए, अपने फौजियों पे अटैक को रोकने के लिए, अपने पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए, तो उस डंडे का इस्तेमाल कोई खराब नहीं है, बशर्ते कि वो डंडा जो इस्तेमाल हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 370 और 35 ए को क्या आप अलग ढंग से देख सकते हो उसको बगैर जोड़े हुए अलगाववाद और आतंकवाद से? अगर 370 और 35 से नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं 100% आपको कहता हूं कि कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं होता, कश्मीर में कोई अलगाववादी नहीं होता, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली एक पोजीशन बना के लोगों को दे दी, फीड किया गया कि 370 कहता है कि आप अलग हो, आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो, आप हिंदुस्तान से अलग हो। ये अलग तौर पे रखने की जो नियत थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, इसी से अलगाववाद बढ़ा। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।